इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारती दुनिया का बहुत बड़ा नाम जनाब अब्दुल बासित साहब, जो भारत में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रहे हैं। इसके अलावा भी आपने पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा में कलीदी और अहम ओहदों पर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। बासित साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि शंघाई ताउन इजलास से क्या हमें हकीकत पसंदाना किस्म की तवक्कुआत रखनी चाहिए? जी देखिए, एससीओ तो एक जो है सेकंड हाईएस्ट फोरम है। असल फोरम जो है डिसीशन मेक, जहाँ डिसीशंस होते हैं वो तो इस हेड्स ऑफ स्टेट का है। लेकिन बहरहाल ये भी वज़ीर आज़म हैं अपने ममालिक के, और ज़्यादातर ये इकनॉमिक इशूज़ को मेरे ख्याल में डील करते हैं ज़्यादातर इनमें से लोग। तो हमें जो पुराना हम देखते हैं 20 साल से 21 साल एससीओ को बने हुए होंगे, अब तक तो कोई ऐसी अचीवमेंट या नहीं है, अकम्पलिशमेंट्स एससीओ की, क्योंकि बहरहाल अभी वर्ल्ड दुनिया भी तब्दील हो रही है। एससीओ भी अभी इस वक्त अपने आप को डिफाइन करना चाह रही है, फिर किस तरह रेलिवेंट बनाए, फिर जो इंट्रा एससीओ प्रॉब्लम्स हैं, चाइना भारत के इश्यूज हैं, हमारा भारत के साथ इशू है, अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर स्टेट है, उसको नहीं बुलाया गया इस दफ़े। तो अभी एससीओ को, और फिर रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से भी कुछ प्रेशर्स हैं, ईरान भी अब शामिल हो गया है, तो इश्यूज तो बहुत हैं। तो अभी मेरे ख्याल में इसको वक्त लगेगा, मैच्योर होने में वक्त लगेगा। ज़ाहिर है कि एक नया फोरम बन रहा है, उसको पूरा अपने जोबन पे आने में नहीं, फोरम तो पुराना हो गया है, लेकिन अभी हालात बदल रहे हैं, तो इसलिए कुछ वक्त जरूर लगेगा इसको। नहीं, मैं इस हवाले से नया कह रहा हूँ कि अगर हम नेटो से और बाकी इस तरह के तंजीमों से कहें तो ये घुटनियों चल रहा है ना, मैच्योर होना है इसने भी, पूरे जोबन पे आना है। अच्छा, आपने दो बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स का तस्करा किया कि यूक्रेन रशियन वॉर है, फिर हम देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता पे बड़ा इसराइल की जारी जो है कई महाजों पर जारी है। आप क्या समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से कोई मजबूत मौक़िफ़ सामने आएगा? हमें तवक्को रखनी चाहिए इन जंगों के हवाले से? देखिए, जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट्स होती रही हैं, और अगर पुराने डिक्लेरेशन आप उठा के देखिए तो उसमें तो कोई ऐसे जो इश्यूज हैं वो डिक्लेरेशन में शामिल नहीं होते। लेकिन होस्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि आया वो कौन सी ड्राफ्ट, कौन सा वो पेश करता है बाकी ममालिक को। अब पाकिस्तान ने कौन कौन से इश्यूज उसमें शामिल किए, विल हैव टू सी, और आया वो उस पर कंसेंसस हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि आप बिश्केक डिक्लेरेशन उठाई जो अक्टूबर 2023 में हुई थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें कोई भी ना फ़लस्तीन का इशू है, ना कोई और बाकी यूक्रेन का इशू है ऑब्वियसली। इस वजह से मैं तवक्को तो नहीं रखता, क्योंकि वो जो है हेड्स ऑफ स्टेट के जो डिक्लेरेशन होता है उसमें ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज को लाया जाता है। लेकिन इस मैं ज़्यादा तवक्को नहीं रखता कि पॉलिटिकल इश्यूज इसमें आएंगे। लेकिन भारत चूँकि इसके एजेंडा में सिक्योरिटी भी शामिल है, दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी, तो कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे जो पाकिस्तान के लिए भी, हमारे लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं, और बाकी ममालिक के लिए। लेकिन जिस तरह आप तवक्को रख रहे हैं कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशन होगा जिसमें दुनिया भर के जो इश्यूज हैं वो आएंगे, वो ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल। अच्छा, आपने फरमाया कि जनाब सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के इशूज़ हैं। कल एक बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं ना, गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की और एक भारतीय सहाफ़ी की। फिर भारतीय सहाफ़ी ने उसके बाद बरखत साहिबा ने उसके बाद जब गुफ्तगू की अपने मतलब है अपने चैनल के लिए जो उन्होंने बात की, उसमें कहा कि जी बहुत हमारे लिए, भारत के लिए जो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेररिज्म, दहशतगर्दी, और 3 मरतबा उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। और वो कहते हैं कि जी जयशंकर साहब जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं इस मामले को एससीओ के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे, इसकी तवक्को है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? डेफिनेटली जयशंकर अपने एड्रेस में ज़रूर क्रॉस बॉर्डर का भी जिक्र करेंगे, फिर शायद वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है, यूएन कमेटी 1267, जिसके तहत अफराद को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाता है, उसका भी हवाला देंगे इनडायरेक्ट, कि बहुत से ममालिक जो हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, चेरी पिकिंग करते हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। तो बल्कि बट मैं ये नहीं समझता, क्योंकि एससीओ ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे बायलैटरली आप नेम और शेम करें या बायलैटरल इश्यूज उठाएं, तो मैं वो तवक्को नहीं रखता। जयशंकर एक मंझे हुए सफारतकार रहे हैं, 40-45 साल का तजुर्बा है एज ए डिप्लोमैट, तो मेरा ख्याल में ही वुड बी केयरफुल कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे सारा फोकस भारत पे आए। और अभी जो कनाडा और भारत के दरमियान भी इस वक्त हो रहा है, सफारतकारों को एक्सपेल किया जा रहा है बिकॉज ऑफ एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स,
तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि लगता है कि ही वुड बी मोर केयरफुल। फॉर्मुलेशंस डेफिनेटली होंगी, बट उनको किस पैराए से किस तरह वो पेश करते हैं अपने इश्यूज को, दैट विल हैव टू सी टुमारो। नहीं, मैंने तो इस हवाले से कहा कि ज़ाहिर है कि भारतीय जो सहाफ़ी बरकत साहिबा है नवाज शरीफ से मिली और वो बड़ा क्लोज भी समझी जाती हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट के, तो अगर वो ये दावा करें तो गालिबन हमें संजीदगी से लेना चाहिए। ज़ाहिर है कि बतौर मेज़बान पाकिस्तान की कुछ एक हदें होंगी कि अगर वो इस तरह का कोई इशू उठाते तो पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकेगा। आई नो कि मैं इफ्स एंड बट्स में बात कर रहा हूँ, अगरचे मगरचे, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हम सिनेरियो बिल्डिंग करें। जी, इससे पहले भी देखिए, ये पहली दफे तो नहीं हो रही ना पाकिस्तान। लास्ट टाइम जो बिश्केक में मीटिंग थी उसमें भी जयशंकर थे और हमारे ज़माने में जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहाँ मौजूद थे। इसमें यह है कि कल क्योंकि जो स्पीचेस होंगी, पहले तो वज़ीर आज़म करेंगे, फिर शायद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ईरान के वो तकरीर करें, तो जयशंकर का नंबर उनका नंबर आखिर में आएगा क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो उसके बाद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर कंक्लूड करेंगे, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी उनकी होगी। तो हमारे पास भी मौका तो होगा, फिर हमारे जो इसहाक डार साहब हैं वजीर खारजा और SCO के सेक्रेटरी जनरल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो मौके तो होंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बात उस नहज तक जाएगी जहाँ पे एटमॉस्फेयर सारा ख़राब हो, क्योंकि भारत भी नहीं चाहेगा कि वो बाकी SCO मेंबर्स को ये मैसेज कन्वे करे कि यहाँ पाकिस्तान और भारत के इश्यूज हैं और हम SCO को भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो वो भी एक मोहतात तरीके से चलेंगे, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है और हमारे भी इंटरेस्ट, क्योंकि हम तो चूँकि मेज़बान मुल्क हैं तो हमारे तो इंटरेस्ट में कतन नहीं है कि एटमॉस्फेयर को या SCO की पूरी डेलिब्रेशंस को हम पाकिस्तान इंडिया के हवाले से प्रोजेक्ट करने की कोशिश। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात हुई कि ज़ाहिर है कि जयशंकर साहब ने भी कहा कि मैं बायलैटरल ताल्लुकात को डिस्कस करने पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद फिर जो नवाज शरीफ साहब ने कल भारतीय सहाफ़ी से बात की, उसके बाद बाज़ तजियाकारों को कहने के जी वो जो लाइमलाइट थी उन्होंने अपनी तरफ कर ली और वो पाक भारत ताल्लुकात को जो है उसमें लेके फोकस में लेकर आ गए। और उसमें उन्होंने कहा कि जी मतलब है मोदी साहब से मुलाकात होनी चाहिए। उन्होंने वो जो कुछ हुआ प्रेस में आ चुका है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि जी उम्मीद है कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके ख्याल में ये जो मैसेज दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, माइनस के कश्मीर का कोई उन्होंने तस्करा नहीं किया, भारत की रियासती दहशतगर्दी का कोई तस्करा नहीं किया, और जो पाकिस्तान को शिकायतें हैं भारत से, तो एक तरफा जो उनकी तारीख रही है एक तरफा कंसेशन देने की, जिस पर आपने बड़ी मार्कतुलारा किताब भी लिखी है, तो ये उसी तनाजुर में देखें हम उसको। जी बिल्कुल उसी तनाजुर में देखिए। और मुझे याद है कि 2014 में जब ये नवाज शरीफ साहब आए थे मोदी साहब की इनॉग्रेशन के लिए, तो उस वक्त भी बरकत दत्त ने मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर से। उसके बाद भी जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उनको बुलाते रहे यहाँ पाकिस्तान और ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें उनसे करते रहे, और एक दफ़ा तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उठी। तो बरकत दत्त के साथ उनका एक है ताल्लुक़, जो कि वो ताल्लुक़ निभाने में तो हैं कि वो ताल्लुक़ निभाते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये मौका नहीं था इस किस्म की बातचीत का। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ठीक हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो MNA भी हैं, लेकिन इस वक्त हमें फोकस रादर देन कि पाकिस्तान भारत की जान भी रखना चाहिए, हमें SCO के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। और तो आपके ख्याल में ये वाज देयर मेथड टू दिस मैडनेस, क्या कहेंगे आप इसको? कि इतने जानिदा सियासतदान हैं, 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, तो सोच समझ के ही मिले होंगे ना कि बरकत दत्त से उनके करीबी ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक बड़ा पैगाम दिया है जिसको वो खुद कह रहे हैं कि जी भारत में बड़े गौर से सुना और देखा जाएगा, और उसमें ज़ाहिर है कि और उसमें उसके बावजूद वो एक ही सांस में फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, और नवाज शरीफ साहब की तरफ से बिल्कुल इस इशू को नहीं उठाया गया। ये अब मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक शहबाज शरीफ साहब से उनसे बातचीत करने, क्योंकि बरकत बाकी जो जितने भी जर्नलिस्ट आए हैं 12-13 भारत से, वो वागत से डायरेक्ट इस्लामाबाद आए हैं और ये लाहौर गई हैं पहले। तो मुझे नहीं मालूम कि वीज़ा इनका लाहौर का भी था कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिटी स्पेसिफिक वीज़ा मिलता है, मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल नहीं, लेकिन आपको याद होगा वो जब इनका दौरे हुकूमत था नवाज शरीफ साहब का, जो मेहमान आते थे भारत से, तो
तो कहाँ वीज़े का ख्याल रखा जाता था? वीज़ा एक शहर का होता था और फिर वो दीगर उनको मकामात पे भी कहते हैं लेके जाया जाता था। ऐसा तो हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन एक बात और भी याद रहे कि इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर भी हमारी मौजूद थी, जी माशाल्लाह। जो कि मतलब वो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही वो घरेलू किस्म की या प्राइवेट कोई मीटिंग थी। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है उसको इस तरह एक्सेस हासिल नहीं है भारत में। मुझे याद पड़ता है कि जब भी हमारे यहाँ से कुछ सहाफ़ी आते थे भारत और वो कोई रिक्वेस्ट करते थे इवन कि फॉरेन सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात करवा दें, वजारत ख़ारजा के स्पोक्स पर्सन से मुलाकात करवा दें, तो वो भी नहीं हो पाती थी। कुछ के हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स इस तरह भारतीय सहाफ़ियों से मिलते हैं। अगर देखिए ना, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें रेसिप्रोसिटी मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ जिसका जो दिल चाहता है करता है, कोई यहाँ सिस्टम्स नहीं है, कोई मैकेनिज़म्स हमने इवॉल्व, कोई उनको खातिर में नहीं लाता। बस इतनी सी बात है। अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे सेगमेंट का कि हम जो देखते हैं कि ज़ाहिर के नवाज शरीफ साहब जो हैं नून लीग के हुक्मरान जमात के कायद हैं, और बकौल उनके कि जो भी ये हुकूमत करती है उनकी इजाज़त से करती है, तो क्या ये समझना चाहिए कि किसी किस्म का जो है ये पॉलिसी शिफ्ट है? हालांकि रियासत पाकिस्तान ये कहती है कि जब तक कश्मीर के वो जो 5 अगस्त 2019 के उन्होंने इक़दाम किए उसको रोल बैक नहीं किया जाएगा तो हम लोग उनसे बातचीत मतलब है नहीं करेंगे। डाउनग्रेड किया हुआ है हमने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को, तजारत रोकी भी है। तो क्या उस बयानिए की, उस पोजीशन की नफ़ी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और वो भी एक तरफा तौर पे, जबकि भारत की तरफ से ऐसा कोई किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया, कोई ऐसी बात नहीं की गई जहाँ पे आपको लगे कि अमन जो है उनके एजेंडे पर है? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, और यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अगर आपको याद हो तो जब ये हुकूमत बनी तो पहला बयान इसहाक डार साहब ने बैठ के यही दिया बहसत वज़ीर ख़ारजा के कि हम ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। हम सब कुछ मतलब ये एक इशारा था कि बस अब भूल जाइए, आगे बढ़िए। अभी देखिए एक और भी मसला हो रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बहुत कहा जा रहा है कि जी जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो रियासती हैसियत है उसको बरकरार किया जाए, रेस्टोर किया जाए। तो फिर हम, हालांकि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रियासती अगर उसकी रियासत की हैसियत रेस्टोर भी हो जाती है तो जो उसकी खसूसी हैसियत है वो तो रेस्टोर नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मुमकिन है कि आप देखें कि अगले कुछ अर्से में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर चले जाएं और वहाँ के हाई कमिश्नर इस्लामाबाद आ जाएं। पॉसिबल है, मैं इसको रूल आउट नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन अगर कि भारत की नई सुर्ख लकीर को तस्लीम करते हुए और अगर कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं होती, पाकिस्तान जो है पसपाई दिखाता है और भारत की बात मानता है, तो जो पाकिस्तान के एक असूली मौक़िफ़ है उससे बहुत पीछे आ रहा होगा। और इसको एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के महाज के ऊपर जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पसपाई होगी। यहाँ पे लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे कुछ बात SCO से हटकर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत का जो टेढ़ापन है उसी तरह बरकरार है, उस पर कुछ नज़र डालते हैं। आज मौलाना साहब की मुलाकात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से हुई, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।